नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको रोज़ नई नई पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। हर कहानियों से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा और कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि कहानियाँ हमारे समाज का दर्पण होती है और कहानियों के माध्यम से नित हमारे सामने नई नई चुनौतियाँ उजागर होती हैं, कुछ समाज की और कुछ परिवार की। हमारी आज की कहानी है, आखिर एक वसीयत कैसे बनी एक पिता के मौत का कारण। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सुबह सुबह राजनगर के अखबारों में सेठ मनीराम की हत्या की खबर बहुत प्रमुखता से छपी थी। सेठ मनीराम आगरा के बहुत ही इज्जतदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हर जगह लोग इसी खबर को पढ़ रहे थे और चर्चा कर रहे थे। एजेंट शौर्य भी अपने घर में इस खबर को ध्यान से पढ़ रहा था, तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठती है। शौर्य, यह तो कमिश्नर सोमेश का फ़ोन है। अब उसे कोई ज़रूरी बात होगी, अन्यथा इतनी सुबह तो वह कभी कॉल नहीं करते। नमस्ते कमिश्नर अंकल, कैसे हैं? कहिए, इतनी सुबह कैसे याद किया मुझे? शौर्य, तुमने तो सेठ मनीराम की हत्या वाली खबर ज़रूर पढ़ी होगी। मुझे तुमसे इस केस के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करनी है। फौरन मेरे ऑफिस में आ जाओ। इतना सुनते ही शौर्य पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ता है। शौर्य एक शौकिया जासूस है। कम उम्र होने के बाद भी उसने अपनी बुद्धि और चतुराई से कई मुश्किल केस सुलझाकर पुलिस की बहुत मदद की थी। कमिश्नर सोमेश उसके इस प्रतिभा से बहुत खुश रहते थे और अक्सर पुलिस केस में उसकी मदद लेते रहते थे। थोड़ी ही देर में शौर्य पुलिस हेडक्वार्टर में कमिश्नर सोमेश के सामने बैठा था। शौर्य, कल रात को सेठ मनीराम का उनकी हवेली में रहस्यमय तरीके से खून हो गया। अभी तक खूनी पकड़ा नहीं गया है। हाई प्रोफाइल केस होने के कारण पुलिस पर खूनी को पकड़ने और केस सॉल्व करने का बहुत दबाव है। इंस्पेक्टर रजत इस केस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी पुलिस के साथ इस केस पर काम करो। जरूर अंकल, आप चिंता न करें, हम बहुत जल्दी खूनी को पकड़ लेंगे। इतना कहकर शौर्य सेठ मनीराम की हवेली की तरफ निकल पड़ता है। मनीराम की आलीशान हवेली पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां लोगों की भीड़ जमा है। कुछ पुलिस वाले भी तहकीकात कर रहे थे। बिना समय गंवाए शौर्य सीधा इंस्पेक्टर रजत के पास पहुंचा। इंस्पेक्टर रजत एक श्याम नाम के व्यक्ति से पूछताछ कर रहे थे। माफ़ कीजिएगा साहब, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पता, श्याम ने कहा। इंस्पेक्टर रजत, ठीक है, अभी तो तुम जाओ, ध्यान रहे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। इंस्पेक्टर रजत, अरे शौर्य, तुम आ गए। थोड़ी देर पहले ही सोमेश साहब ने मुझे फ़ोन करके तुम्हारे बारे में बताया है। इंस्पेक्टर रजत ने शौर्य को केस के बारे में बताना शुरू किया। मनीराम एक सफल व्यापारी थे। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। पुराने विचारों के होने के साथ वह थोड़ा क्रोधी स्वभाव के थे और थोड़े मुंहफट भी थे। क्रोध में अक्सर लोगों को चुभने वाली बातें बोल दिया करते थे। मनीराम के परिवार में उनके 3 लड़के राजन, रमेश और मनोज थे। तीनों अविवाहित हैं और इसी घर में रहते हैं। उनकी पत्नी का निधन छोटे बेटे रमेश के जन्म के समय हो गया था। इसके अलावा रामू नाम का एक विश्वासपात्र नौकर भी रहता है। रामू उनके साथ कई सालों से है और उस पर कोई शक नहीं है। सबसे छोटे बेटे का नाम रमेश है। बेचारा शरीर से लाचार है। उसका एक पाँव खराब है, इसलिए बैसाखी का प्रयोग करता है। बहुत ही सीधा और नेक आदमी है। कोई काम नहीं करता और सारे समय घर में ही रहता है, लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक है और उसे कई विषयों पर अच्छा ज्ञान है। दूसरा बेटा राजन है। वह मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और काफ़ी तेज दिमाग का व्यक्ति है। स्वभाव से समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति है। सुनने में आया है कि मनीराम ने राजन को ही अपना वारिस बनाया है, लेकिन अभी तक कोई भी वसीयतनामा नहीं मिला है। इंस्पेक्टर रजत ने कहा, सबसे बड़ा बेटा मनोज है। मनोज एक नंबर का नालायक और आवारा व्यक्ति है। हर दिन मनीराम से उसकी लड़ाई होती रहती थी। वह कपड़ों का व्यापारी है। उसे व्यापार में भारी घाटा हुआ है और उस पर काफ़ी कर्ज भी है, इसलिए उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। उसे शराब पीने की बुरी आदत भी है। कल रात से ही वह गायब है। इंस्पेक्टर रजत ने कहा, यह बहुत ही सीधा केस है। शौर्य, मनोज ने ही हत्या की है और रात को हत्या करके फरार हो गया है। शायद पैसे ना मिले और राजन को वारिस बनाए जाने से नाराज होकर उसने अपने पिता की हत्या कर दी। हमने उसके नाम का वारंट निकलवा दिया है, बचकर कहाँ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, यह केस मुझे काफ़ी हद तक समझ में आ चुका है, लेकिन मैं जांच शुरू करने से पहले एक बार मनीराम की लाश को देखना चाहता हूँ।
इतना सुनते ही इंस्पेक्टर रजत उसे लेकर उस कमरे में गए जहां मनीराम की हत्या हुई थी। शौर्य, इनकी हत्या कैसे हुई है और इनके गले पर ये निशान कैसे हैं? शौर्य ने यह भी गौर किया कि लाश के नाक और आसपास की त्वचा के पास कुछ काले काले धब्बे जैसे दिख रहे थे। इंस्पेक्टर रजत, इनकी हत्या गले के पिछले हिस्से में एक खास नाजुक जगह पर 4 बार सुई चुभोकर की गई है। ये ऐसा नाजुक हिस्सा है जिस पर थोड़ी सी भी चोट लगे तो इंसान की जान भी जा सकती है। क्या इसका मतलब यह है कि जिस किसी व्यक्ति ने भी हत्या की है उसको इस नाजुक जगह के बारे में पता होगा? मानव शरीर के बारे में ऐसी जानकारी किसी डॉक्टर इत्यादि को ही होती है, किसी आम आदमी को शायद ही ऐसी जानकारी होती है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी आज्ञा हो तो मैं सेठ जी के बेटों से मिल सकता हूँ? शौर्य ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मिलना कुछ नहीं है। असली हत्यारा तो फरार है, वह तो सीधे लोग हैं। सबसे पहले शौर्य रमेश के कमरे में गया जहाँ रमेश बहुत बुरी तरह रो रहा था। शौर्य को देखते ही बोला, हाय, मैं तो अनाथ हो गया, मेरा तो सब कुछ चला गया, अब मुझ लंगड़े को कौन सहारा देगा? आप प्लीज़ रोना बंद कीजिए। आपको किसी पर शक है क्या? आपको अपनी पिता की किसी वसीयत के बारे में कोई जानकारी है? नहीं, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है और ना ही मुझे किसी वसीयत के बारे में कोई जानकारी है। मुझे नहीं लगता कि पिताजी ने कोई भी वसीयत बनाई थी। जो भी खूनी हो उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। शौर्य ने देखा कि रमेश के कमरे में बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई थी। उसकी मेज़ पर भी कई सारे पेन रखे हुए थे। रमेश से मिलने के बाद शौर्य राजन के कमरे में गया। राजन अपने कमरे में बहुत ही उदास बैठा था। शौर्य को देखते ही वह बोला, इंस्पेक्टर रजत ने आपके बारे में बताया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जल्द ही खूनी को खोज लेंगे। शौर्य, जो भी हुआ इसके लिए मुझे बहुत दुख है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सवालों के जवाब सही सही देंगे। यह कहते हुए शौर्य एक मोटी पुस्तक राजन के टेबल से उठाकर देखने लगा। अचानक उसकी नज़र किताब के पन्नों पर कुछ अंडरलाइन किए हुए वाक्य पर गई। उन वाक्यों को पढ़कर वह चौंक गया। वाक्य बिल्कुल उसी नाजुक स्थान के बारे में थे जिस पर प्रहार करके मनीराम को मारा गया था। लेकिन शौर्य ने राजन से उसके बारे में कुछ नहीं कहा। क्या आपके पिताजी की किसी से दुश्मनी थी? ऐसा तो नहीं है कि मनोज ने ही आपके पिताजी का खून किया हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मनोज भैया कितने भी बुरे हो लेकिन वह ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। पिताजी तो बहुत ही सज्जन थे और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन अभी भी आप हमारे शक के दायरे में हैं। हम आपसे सहयोग की पूरी आशा करते हैं। इतना कहने के बाद शौर्य इंस्पेक्टर रजत से मिला। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं घर के लिए निकलता हूँ। मुझे कुछ सुराग मिले हैं लेकिन मैं पूरी तरह आश्वस्त होकर ही आपको बताऊँगा। इसी बीच अगर आपको मनोज के बारे में कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर खबर कीजिएगा। अगली सुबह पुलिस हेडक्वार्टर में शौर्य मनोज से पूछताछ कर रहा था। पिछली रात को ही मनोज पकड़ा गया था। पकड़े जाने के वक्त वह पूरी तरह से नशे में चूर था। मनोज ने कहा, मैंने किसी की हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ। भले ही मैंने उस दिन दोपहर में पिताजी से लड़ाई भी की थी लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ। जब मुझे पता चला कि उन्होंने सारी संपत्ति राजन के नाम पर कर दी है तो मुझे बहुत क्रोध आया। ऐसी स्थिति में किसी को भी क्रोध आ जाएगा। खैर, मैं उनसे लड़ाई के बाद अपना दुख कम करने के लिए अपने दोस्त के घर चला गया था। मैंने पूरी रात शराब पी थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब नींद खुली तो मैंने अपने आप को यहाँ पाया। अच्छा, तो यह बात है। वैसे आपके घर में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कौन करता है? शौर्य ने कहा। मनोज का जवाब सुनकर शौर्य चौंक गया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वह तुरंत ही मनीराम की हवेली के लिए निकल पड़ा। मनीराम की हवेली पर पहुंचकर शौर्य घर के नौकर रामू से मिला और उससे कुछ सवाल जवाब किया। रामू से कुछ सुराग लेकर वह रमेश के कमरे में पहुंचा और बोला, माफ़ कीजिएगा, आपके पास कोई कलम है क्या? जैसे ही शौर्य ने रमेश से मिली कलम चलाकर देखी उसकी आंखों में एक चमक आ गई। शौर्य, हम आपके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। रमेश ने कहा, क्या? यह क्या बकवास है? थोड़ी ही देर में रमेश के कमरे से हत्या में प्रयुक्त सिरिंज और क्लोरोफॉर्म की बोतल बरामद हो चुकी थी। उसके कमरे से मनीराम की वसीयत भी मिल चुकी थी। वसीयत राजन के नाम थी। मनीराम का खूनी पकड़ा गया था। शौर्य ने कहा, रमेश, तुमने प्लानिंग तो अच्छी की थी लेकिन हर प्लान में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो?
मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ही अपने पिता की हत्या की है। मैंने हत्या की प्लानिंग 1 महीने पहले ही शुरू कर दिया था। मैं अपनी शारीरिक अपंगता के बारे में पिताजी के तानों से तंग आ चुका था। पिताजी मुझे मनहूस कहते थे और मुझे ही माँ की मौत का जिम्मेदार मानते थे। उस दिन तो हद हो गई जब मुझे पता चला कि पिताजी ने सारी वसीयत राजन के नाम कर दी है। उस दिन ही मैंने ठान लिया था कि मुझे पिताजी को रास्ते से हटाना होगा और वसीयत भी नष्ट करनी होगी, वरना मुझे संपत्ति की 1 कौड़ी भी नहीं मिलेगी और मैं गरीबी में ही मर जाऊंगा। इसलिए मैं उन्हें मारने की आसान विधि ढूंढने लगा, जो मुझे पवन के डॉक्टरी की किताब में मिल गई। मुझ पर शक ना हो इसलिए मैंने किताब के वो हिस्से में अंडरलाइन करके छोड़ दिया था ताकि शक पवन पर जाए। मैंने सिरिंज और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग इसलिए किया ताकि पूरा शक पवन पर पड़ जाए। वैसे भी मैं हत्या की कोई आसान तरकीब ढूंढ रहा था जिसमें मेरी शारीरिक कमजोरी रुकावट न बने। जिस दिन मनोज भैया ने पिताजी से लड़ाई की उसी रात को मुझे सही मौका लगा ताकि लोग मनोज भैया पर ही शक करें। उस रात को जब पिताजी सो रहे थे तब मैंने उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया था और उसके बाद उन्हें गर्दन के पीछे नाजुक जगह पर सुई चुभाकर मार डाला। मैं डॉक्टर तो था नहीं इसलिए मुझे बार बार सुई चुभोनी पड़ी। लेकिन आपको मुझ पर ही शक क्यों हुआ? शौर्य ने कहा, जब मैंने मनीराम के नाक पर काले धब्बे देखे तो मुझे कुछ असामान्य लगा। मैंने रात को इस पर पता किया तो मुझे पता चला कि ऐसा क्लोरोफॉर्म के कारण होता है। फिर मैंने पवन के कमरे में किताब पर अंडरलाइन की हुई लाइन भी देखी। सारी शक की सुई पवन की तरफ जा रही थी। लेकिन जब मनोज ने यह बताया कि तुम भी कभी कभी क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हो जब तुम्हें नींद नहीं आती है, मेडिकल की किताबें भी बहुत शौक से पढ़ते हो, और फिर रामू ने मुझे तुम्हारे लिए मनीराम के ताने और व्यवहार के बारे में बताया। शौर्य ने कहा, राजन अगर हत्या करता तो गले पर एक ही निशान होता क्योंकि वह डॉक्टर है। आखिर में मुझे लाल रंग की कलम तुम्हारे कमरे से मिली जो बिल्कुल उसी रंग से मिलती थी जिससे राजन के किताबों में अंडरलाइन की गई थी। राजन ऐसे सबूत कभी नहीं छोड़ता और रही सही कसर तुम्हारे कमरे में मिली वसीयत ने पूरा कर दिया। रमेश को अपने किए पर अफसोस था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भावना के पीछे उसके पिता की गलत सोच थी जो उसे बात बात पर अपमानित और तिरस्कृत करते थे। दोस्तों, विकलांगता इंसान के लिए खुद एक अभिशाप है। इस पर माता पिता भी अगर उपेक्षित कर दें तो बच्चों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और वह कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं। रमेश ने अपने पिता की हत्या करके जो गुनाह किया उसे किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन रमेश के पिता को भी अपने बच्चों को प्यार और सपोर्ट देने की ज़रूरत थी, ना कि उसे तिरस्कृत और अपमानित करके वसीयत से बेदखल करने की। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।